चौकोर बोलने का सामर्थ्य जैसी भावना नामवर जी में थी, कृष्णा जी में वो बिल्कुल अनुपस्थित थी। वो आपने आपने कहा पब्लिक इंटेलेक्चुअल, वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं थी। वो सार्वजनिक सभा में जाने से यथासंभव बचती थी और कभी भी एक्सटेम्पोर भाषण नहीं दिए, हमेशा लिखित वक्तव्य थे। ये दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन उस अंतर के बावजूद अगर उनके लेखन को देखें तो वो अपने आप में मील का पत्थर है। और मील का पत्थर किस अर्थ में है? पत्थर के अर्थ में नहीं, केवल संकेतक के रूप में नहीं, एक धड़कते हुए मनुष्य और आंदोलनकारी व्यक्ति के रूप में, जिसने ठस हिंदी समाज को बदलने का काम किया, जिसके लेखन ने ठस हिंदी समाज को बदलने का काम किया। अभी मैं नीचे कह रहा था कि राजेंद्र बाला घोष थी, बांग्ला में आशापूर्णा देवी थी, जिनके उपन्यास रही प्रथम प्रतिश्रुति, बकुल कथा और सुवर्ण कथा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उस दौर में उसी में। इन सब ने महिलाओं की स्थिति पर, उसमें आ रहे परिवर्तनों पर लिखा। हिंदी में वो लेखन नहीं हो रहा था। हिंदी में कविता के क्षेत्र में महादेवी जी ने वह काम नहीं किया जो कृष्णा सोती कथा के क्षेत्र में थी। हाँ, महादेवी वर्मा का योगदान स्त्रियों की जगाने के क्षेत्र में है, श्रृंखला की कड़ियों के माध्यम। और जो काम कृष्णा सोती कर रही थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत समय तक, क्योंकि पुरुष वर्चस्व था साहित्य के और संपादन के क्षेत्र में भी, तो कृष्णा सोती की उपेक्षा थी। पाठकों में वो बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन अकादमिक क्षेत्र में उनकी उपेक्षा होती है। यहाँ तक कि जब उनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, नवंबर में घोषणा हुई, और उसके बाद मैंने उन पर आज तक का एक अंक करने की योजना बनाई। उसमें बहुत अस्वस्थ थी, उनको पुरस्कार लेने नहीं जा पाई। फरवरी 2018 में उनका जन्मदिन पड़ता है, फरवरी में जन्मदिन पड़ता है, 2018 में जाकर उनके घर पर एक पुरस्कार दिया गया। तो मैंने, क्योंकि फरवरी में उनका जन्मदिन था, तो उसी महीने के अंक को कृष्णा सोती पर केंद्रित करने का, विशेषांक बनाने का निर्णय। और तब जैसा कि स्वाभाविक है कि आजकल की लंबी, तब तक अब तो 80 वर्ष से ऊपर उसके प्रकाशित होते हो गए, उस समय 70 वर्ष पार कर चुकी थी पत्रिका। तो मैंने उसके पुराने अंक खंगालने की कोशिश की, अपनी संपादकीय टीम को भी कहा, खुद भी लगा, और बेहद निराशा हुई यह जानकर कि तब तक कृष्णा सोती का लिखा हुआ या उन पर लिखा गया एक भी आलेख, एक भी रचना आज तक में प्रकाशित नहीं। और मैं इसको वानगी के तौर पर लेता हूँ। मैं बाकी पत्रिकाओं का मैंने उस तरह से गहन अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये मेरे सामने था कि हिंदी की पत्रिकाएं और हिंदी के संपादक एक उद्दाम स्त्री या स्त्री की उद्दाम इच्छाओं को चित्रित करने वाली रचनाकार की उपेक्षा कर रही है। ये तब हो रहा है जब हिंदी में दलित विमर्श और स्त्री अस्मिता विमर्श की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये उसने मेरे निर्णय को और बल प्रदान किया। उस निर्णय का हासिल ये हुआ कि बाद में मैंने एक पुस्तक भी ऊपर संपादित की, तब तक मैंने नहीं किया। जो मैंने राजेंद्र बाला घोष की चर्चा की, सुगता कुमारी चौहान की चर्चा नहीं की, जो इन लोगों के लेखन में था कि एक तय रास्ते पर चल रही स्त्रियों का चित्रित करती, थोड़ा बहुत छोटे परिवर्तन या विद्रोह के लिए वो कर रही होंगी स्त्रियां, लेकिन वो लीग को पूरी तरह बदलने का काम नहीं कर रही। वो उसकी शुरुआत कृष्णा सोती के लेखन से, 13 उपन्यास लिखे उन्होंने, उसके मुकाबले लेखन कुल 5 कहानियां लिखी। पहली कहानी उनकी 1944 में प्रकाशित हुई। ये वही वर्ष है जब फणीश्वरनाथ रेणु का पहला ललित निबंध, जिससे बाद में रिपोर्टाज कहा गया, बट बाबा, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ उसी वर्ष। 1954 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास, जो प्रकाशित नहीं हो पाया, कृष्णा सोती ने चन्ना नाम से दिया, इलाहाबाद के प्रकाशक को दिया, उन्होंने छापा तो, लेकिन कृष्णा सोती की जो भाषा थी वो पंजाबी गुजराती मिली हुई थोड़ी ठेठ भाषा थी। उस भाषा का वैभव था, हिंदी में वो उसका प्रयोग कर रही थी।
इलाहाबाद के प्रकाशक में जो स्वयं साहित्य के जानकार रहे होंगे, पूरी किताब संपादित कर दी और संपादित करके उसको तत्सम शब्दों से भर दिया। वो किताब जब छप करके गई कृष्णा जी ने, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा, इसे प्रसारित न करिए, रोकिए। और यही नहीं, वो खुद वहां से इलाहाबाद पहुंच गई, सारी प्रतियां ले ली उन्होंने और उसका वितरण स्थगित कर दिया, उसे नष्ट कर दिया और मूल प्रति को अपने पास रखी। ये वही 1954 का वर्ष था जब मैलांचल प्रकाशित होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ चन्ना का प्रकाशन होता है। लेकिन चन्ना प्रसारित नहीं हो पाई प्रकाशित होने के बावजूद, तो प्रसारित हुई 12 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद 1968 जिंदगी नामा के नाम से। फिर उस जिंदगी नामा शब्द पर विवाद हुआ, मुकदमेबाजी हुई, वो सब अलग प्रकरण है। इस बीच उनकी दूसरी रचनाएं सामने आती हैं। उन्होंने कृष्णा सोबती का महत्व इसमें भी कि उन्होंने भारत के विभाजन को, भले वो बालिका थी, अपनी आंखों से देखा था। और जो गुजरात का जो हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, वहां से उनका परिवार पलायन करके भारत आया। तो विभाजन का दंश, जिस राष्ट्रवाद की आज चर्चा की जाती है, जिस उग्र राष्ट्रवाद की, उसके नुकसान, उसके नकारात्मक पक्ष उन्होंने बचपन से देखे थे, झेले थे। तो उन सारी चीजों के विरोध में वो लिखे। वो चीजें किसी किसी की जो आलोचक या निबंधकार की भाषा में जो चीज सीधे सीधा टैग करती है, उसके से नहीं आती, कथा के अंग के तौर पर आती है। और कथा के अंग के तौर पर आप देखें वो फिर, और एक एक चीज कविता में हमें कहा जाता है इसने अपनी काव्य भाषा विकसित कर ली। कहानी में भी कई लोग उसकी भाषा देख के आप कह लेंगे, पंडित रेणु का मैं प्रशंसक रहा हूँ, लिखा भी है उन पर, उनकी भाषा देख के आप पहचान लेंगे कि ये रेणु की भाषा है। कृष्णा सोबती अपनी भाषा को स्वयं तोड़ती है, हर नई रचना में तोड़ती है, अपने पात्रों के और पात्रों के समय काल के अनुरूप अपनी भाषा सृजित करती है। जब वो जिंदगी नामा लिख रही है उसमें अलग भाषा होती है, जब वो हम हसमत लिखती है तो उसमें दूसरी भाषा होती है, जब वो ऐ लड़की लिखती है तो एक अलग भाषा होती है, जब वो दिल्ली के दफ्तरी माहौल की कहानी लिखती है तो एकदम अलग दिल्ली की जो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है वो होती है, और जब वो गुजरात, पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान लिखते हैं तो उसमें एक अलग भाषा होती है। ये जो भाषा के आधिपत्य और भाषा के साथ जो कई खिलवाड़ नकारात्मक अर्थ नहीं, रचनात्मक अर्थ में करने की जो सामर्थ्य कृष्णा सोबती में है, यह भी उन्हें कालजयी बनाता है, यह भी उन्हें कथा साहित्य मील का पत्थर बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो मैंने शुरू में कहा, जब शुरुआत की, कृष्णा सोबती स्वयं को स्त्रीवादी लेखिका के रूप में पहचाने जाने की पकड़ नहीं थी, लेकिन जब रचनाकार आपके बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है, उसका लिखा हुआ हमारे सामने है, तो हम उसका मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे। उनके जीवन काल में यह काम होने लगा था। शुभ्रा भारती, संभवतः शुभ्रा नाम जरूर है, शुभ्रा भारती, वो अंग्रेजी की लेखिका है। उन्होंने गिन करके बताया कि कृष्णा सोबती के 13 उपन्यासों में कुल 106 स्त्री पात्र हैं, 13 उपन्यासों में कुल 106 स्त्री पात्र। और फिर अगर आप उन्हें, और हर स्त्री एक नई लकीर पर चलती है। एक बचपन में बलात्कृत लड़की एक काफी संघर्ष और विपरीत स्थितियों में बड़ी होती है, और बड़ी होकर के अलग अलग नए रास्ते का निर्माण करती है अपने लिए। तो आप उस लेखन के जरिए उसकी रचनाकार की पहचान करेंगे ना, वहां आप वो शुद्ध नारीवादी लेखिका के रूप में सामने आती है। कृष्णा सोबती का दूसरा, मैंने भाषा के संदर्भ में कहा, दूसरा जो सबसे बड़ा पक्ष है कि वो हालांकि वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जाती थी, लेकिन अगर कहीं कोई गलत निर्णय हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, मुझे 2 अभी गिरीश कर्नाड की चर्चा हुई पहले सत्र में, माफ करिए जयशंकर जी ये दे देंगे पानी का बोतल
एक एक बोतल रखो ना सामने सुनो करती हैं कि लेखन के आधार पर ही हम किसी रचनाकार का मूल्यांकन करेंगे और लेखन हमें कहता है कि वो घोर स्त्रीवादी लेखन करती है। आज के समय में एक दौर था जब कृष्णा सोप्ती लिख रही थी, उर्दू में कुरातुल हैदर थी, उनसे थोड़े सीनियर रही होंगी, उससे उनसे भी पहले एक और महिला थी, इन सब ने ली ने काम किया, इसमें इतिहास कहानी लिखी, ईश्वर चुगताई थी, लेकिन हिंदी में उस तरह की लीक तोड़ने वाली लेखिकाएं नहीं थी। वो पहली लेखिका कृष्णा सोप्ती, उससे पहले जो लोग लिख रहे थे वो एकदम पिटी पिटाई लकीर पर लिख रहे थे। भाषा के स्तर पर मैंने भाषा की बात की, भाषा के स्तर पर देखिए कि अभी अनेक लेखिकाएं इस बात को रेखांकित करती हैं। मैंने भी एक संग्रह पर चर्चा के हाल में लिखा कि स्त्री भाषा क्या, जो भाषा हिंदी की हमारी है वो घनघोर लैंगिक असमानता से सोवेनिज्म से प्रेरित भाषा है। कृष्णा सोप्ती अपने लेखन में सुतोड़ती है। वो कहती हैं कि सरदार जी जा रहे हैं, आप लिखते हो फला जी जा रहे हैं किसी पुरुष के लिए, लेकिन किसी महिला के लिए माँ जा रही है, माँ जा रही है नहीं, वो इस भाषा का विरोध। वो जिस समानता की बात करती हैं उस समानता को भाषा में बढ़ते जाने की बात करती है। गालियों आदि अनेक दूसरी चीजें हैं जो है समाज में, लेकिन वो उस सूक्ष्म स्तर पर जो बहुत छोटी सी चीज लगती है उस पर भी वो उसे रेखांकित करती है कि अगर बाबूजी जा रहे हैं तो माँ जा रही है क्यों, माँ जा रही है क्यों नहीं। ये सारी चीजें सूक्ष्मता से उनके उपन्यासों में दर्ज होता है। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस महाविद्यालय ने और अविधा प्रकाशन ने ये तय किया, ये कृष्णा सोप्ती को रिकायतन किया है, क्योंकि जब तक हम किसी रचनाकार को पढ़ेंगे नहीं, मैंने शुरुआत में कहा कि नामवर जी से हम बहुत प्रभावित क्यों होते हैं। दो कारण, रचनाकारों का प्रभाव क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है। यदि आप किसी माफ करिएगा एक विश्वविद्यालय में हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, और यदि आप किसी विश्वविद्यालय में हैं तो आपका अनुकरण करने वाले आपके शिष्यों की एक कतार होती है, जमात होती है। किंतु यदि आप विश्वविद्यालय से बाहर से कहीं जाते हैं, बैंकिंग नौकरी करते हैं, या जैसे श्रीराज ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, तो वो जो शिष्यों की जमात होती है वो उनके पास नहीं, वो सुख उनको नहीं। कृष्णा सोप्ती कहीं नौकरी ही नहीं करती थी, तो फिर ऐसे रचनाकारों को कैसे जानेंगे। एक को तो हम सुन करके जानते हैं या देख करके कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उससे उनकी मेधा की परीक्षा होती है या मूल्यांकन होता है। दूसरे रचनाकार को कैसे जानेंगे, तब जानेंगे जब कोई बड़ा आलोचक उनके बारे में लिख दे या हम पढ़ें। आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को हम कोर्स तो देते हैं कि वो पढ़ते हैं, हमारी पीढ़ी ने कितना पढ़ा है, और जब तक हम नहीं पढ़ेंगे किसी रचनाकार के महत्व को नहीं जानेंगे। तो वो अपने आप में उनका जो महत्व है, यदि उन्हें पढ़ा जाए कायदे से, और ये शताब्दी वर्ष इस बात को मांग करता है कि कृष्णा सोप्ती को के लेखन को सांगोपांग पढ़ा जाए, तो उनका महत्व खुद ब खुद है। अनेक ऐसी चीजें हैं, वो अनाचार के विरोध में खड़े होना सिखाते हैं, खासतौर से स्त्रियों को, लड़कियों को। अपने परिवार में चाहे कुछ उल्टा हो रहा हो, कुछ भी गड़बड़ हो रहा हो, मोहल्ले में हो रहा हो या स्कूल महाविद्यालय में हो रहा हो, उन्हें खड़ा होना सिखाती है, बोलना सिखाती है। ये जो परिवर्तन है, समाज का परिवर्तन, ये एक बार ही नहीं आता। ये कोई इमारत नहीं है जिस तरह खड़ी कर दी और साल भर में वो नई इमारत हो गई। सामाजिक परिवर्तन पीढ़ियों में आता है, अनेक पीढ़ियों में आता है, और वो परिवर्तन करने का काम स्त्रियों के मामले में कृष्णा जी करती है। हिंदी साहित्य हमने नहीं पढ़ा तो ये हमारी सीमा है। मैंने वो पहले कहा कि विभाजन का दर्श उन्होंने झेला था, इसलिए उनके लेखन में जहाँ कहीं भी, मैंने राष्ट्रवाद की चर्चा की, जहाँ कहीं भी समाज को बांट करके देखने की बात आती है
बांट करके कैसे देते? वो अगड़ा है, वो पिछड़ा है, तो फला जमात का धर्म का, वो फला धर्म का है, उसके पास कार है, उसके पास साइकिल है। बांटने के यही तरीके रहे हैं हमारे यहाँ। कृष्णा सोबती का लेखन ऐसे तमाम विभाजनों के खिलाफ बोलता है। वो समाज की एकता को सही अर्थों में एकता के रूप में निरूपित करती है। उस तरीके से नहीं कि हम 10 विद्वजन मिल लिए, हम बात करें तो हम एक हैं, अन्य लोग एक हैं। बात आती है तो, और जो मैंने उपेक्षा की बात की उनकी संपादकों की ओर से या लेखकों, समकालीन लेखकों की ओर से, कि भाई उद्दाम, मित्र मर्दानी का अभी भी किसी ने जिक्र किया, उद्दाम स्त्री कामनाओं की लेखिका है। यदि पुरुष की उद्दाम कामनाएं हो सकती हैं तो स्त्रियों की क्यों नहीं है, और क्यों नहीं हों, और यदि होती है तो क्यों न निरूपित किया जाए, क्यों न लिखा जाए। विधवाओं की जो दशा थी समाज में, जो रही है, अब भी है, बिहार के समाज में तो है ही। मैं अपने गांव में पिछले कई महीने गुजार के फिर वापस लौटा था। उन्होंने विधवाओं की, युवा विधवाओं की कामनाओं पर भी लिखा है। और अगर आप मनुष्य तो होंगी, तो उनकी बात नहीं करना चाहते हैं, हम उनसे दबाए रखना चाहते हैं तकिए के नीचे, तो अलग बात है, गद्दे के नीचे। लेकिन वो कामनाएं हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए और उन्हें जगह मिलनी चाहिए। इस बात की वकालत करती हैं कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती को पढ़ने का अर्थ है समाज में स्त्रियों की दशा को लेकर के आमूलचूल परिवर्तन, अपनी दृष्टि में आमूलचूल परिवर्तन के लिए खुद को तैयार करना, उसे स्वीकार करना। उनके जीवन काल में जो नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो चुका है। जहां जिन अंचलों में नहीं हुआ, वो अब शताब्दी वर्ष के बहाने हो, ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।